Okay. So I hope, like Sir यस मैम। introduced about Dr. B.R. Ambedkar. First of all, I would like to say कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त का सांचा ही बदल जाते हैं. He was one of the eminent personalities जिनको एक घंटे में कवर करना will be very difficult. Sir gave me a very challenging task over here, but I will really try my best to honor him with my words, with my dedication towards whatever research I have done. And I hope कि मेरी research से आप लोगों को भी inspiration मिले, and how education has changed his life, that also we are going to discuss. Dr. Baba Saheb Ambedkar, as he was lovingly called, gave his voice to the voiceless. He was not just the leader of the Dalit community, बल्कि उन्होंने बाकी समाज में जितने भी वर्ग हैं, जिन लोगों को जरूरत थी फ्रीडम के टाइम पर अपनी प्रोग्रेस दिखाने की या अपनी वॉइस देने की, दैट वाज डन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड ही डिड इट एक्सीलेंटली वेल, आई मस्ट से दैट. और सर ने जैसा बताया कि इतने ज्यादा फोरसाइटेड थे कि जो प्रॉब्लम्स आज हमें फेस करनी पड़ रही है अपनी कम्युनिटी में, हमारे जो आसपास की जो चेंजेस है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस टाइम पे 75 ईयर्स अगो पहले ही देख ली थी. और हर चीज वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए थे. वो एक सिर्फ सोशल रिफॉर्मर पॉलिटिक्स में या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर नहीं थे, वो बहुत थे. ही वॉज अ ओरेटर, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत ज्यादा लिखते थे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ जीनियस पर्सन, जो कि सदियों में शायद पहली मतलब कि कभी कभार ही बॉर्न हो. And I would say that he was called the father of the Indian Constitution, but Mr. K. N. Rao said he is not just the father of the Indian Constitution, but he is also the mother of the Indian Constitution, क्योंकि इन्होंने ही नर्चर किया है, इन्हीं के आइडियाज को आज हम पढ़ने वाले हैं. और हम देखने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए हैं, जिसकी वजह से हम आज अपनी फ्रीडम को और इक्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं. एक छोटा सा सिनॉप्सिस उनके ऊपर मैं देना चाहूंगी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम जी अंबेडकर. नाउ अब आप इनके नाम में देखें, भीमराव राम जी अंबेडकर. देखिए, हमारी जब भी जर्नी स्टार्ट होती है हमारी लाइफ में, हमारे माता पिता और हमारी टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था. अगर हम उनके नाम की बात करें, उनके नाम में उनकी माता, पिता और उनके शिक्षक तीनों की झलक देखने को मिलती है. भीमा भाई जो उनकी मदर का नाम था, वहां से उनका नाम भीम पड़ा. राम जी मलोजी, यहाँ से इनका जो है फादर का नाम इनको मिला. से थर्डली इनके थे कृष्णा जी केशव अंबेडकर, एक मराठी टीचर थे जिन्होंने इस बच्चे के जीनियस को देखा और ये भी रियलाइज किया, क्योंकि बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू अ दलित कम्युनिटी, एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट. हालांकि अब हम कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं कर रहे हैं, थैंक्स टू हिम. तो उन्होंने इनको अपना सरनेम दिया अंबेडकर. अंबेडकर साहब भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने. आखिरी के कुछ दिनों में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया. अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिर उनकी दो बार शादी हुई. तो पहली शादी उनकी काफी यंग एज में, उस टाइम पे जैसा होता था, हुई, लेकिन शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली. एंड second time he got married to a Brahmin woman, Dr. Sharda Kabir, and she changed her name to Dr. Mrs. Savita Ambedkar later on. आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसे मात्र व्यक्ति जिसको भारत के संविधान के लिए हम जो है उनको पूरा का पूरा श्रेय दे सकते हैं. और उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो फोर साइटेडनेस है, वो अभी हम आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से 1990 में पोस्टमसली उनके मरणोपरांत उनको दिया गया. अगर सोसाइटी में अगर एक जीनियस व्यक्ति की हम बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही बात आती है. अगर हम उनकी अर्ली लाइफ में देखें सर, एंड बाकी जो टीचर्स जो भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे, अगर स्टूडेंट्स भी हैं, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 14 1891, और महू सेंट्रल प्रोविंसेस इंडिया में ये पैदा हुए थे. उस टाइम पे इसको मध्य प्रदेश, आज के टाइम पे हम इसे मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं.
ही वॉज द 14th चाइल्ड, वो 14वें बेटे थे अपने उसमें फैमिली में। और 1894 में जो उनके फादर थे वो एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया होता है एट द रैंक ऑफ सूबेदार। तो यहाँ पे हम उनकी जो है एक छोटी सी झलक हम जो देखना चाहते हैं कि फादर जब 1894 में रिटायर हो गए, देन द होल फैमिली मूव टू सितारा, महाराष्ट्र ओवर देयर। और इतनी छोटी इनकम के बावजूद, पेंशन की इनकम इनके फादर को मिलती थी, लेकिन इनके फादर ने इनके अंदर जो एजुकेशन की वैल्यूज थी वो बचपन से ही डाल दी थी। छोटी सी पेंशन से ही फादर जो थे इनके लिए टैगोर की बुक्स, शेक्सपियर की बुक्स या फिर महाभारत रामायण की कहानियां इनको बचपन में सुनाते थे। एंड ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फैमिली बैकग्राउंड आल्सो। अनफॉर्चुनेटली जब ये सतारा में शिफ्ट हुए तो इनकी मदर जो थी यंग एज में पास अवे हो गई। एंड जो इनकी पूरी फैमिली है इंक्लूडिंग हिम, इनकी देखरेख इनकी एक आंट ने की थी। इनकी फैमिली की मेंबर ने ही इनको बड़ा और पला किया था। अब अगर हम इनकी फैमिली के बारे में देखेंगे तो एजुकेशन के बारे में जो मेन चीज हम देखना चाहते हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि कैसे इन्होंने सेवियर डिस्क्रिमिनेशन जो है बचपन से ही देखनी शुरू की थी। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखिए कि आजकल का जो इंक्लूसिव माहौल है, जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लेकर आ रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचपन में ही जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बेसिस पे की थी। अगर आप देखेंगे इंक्लूसिविटी का जो आइडिया है जो आजकल हमारी सोसाइटी में बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें हम जो है जितने भी वर्ग के और जितने भी तरह के बच्चे हैं, हम एज टीचर्स भवन फैमिली में स्पेशली हम चाहते हैं कि ये सब बच्चे जो है इंक्लूडेड फील करें, दे शुड फील इंक्लूसिव, उनको ऐसा ना लगे कि मैं इस सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ। तो ये सोच जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कहाँ से आई थी, इनके बचपन के जो भी वाकयात रहे थे, जो भी एक्सपीरियंसेस रहे थे, इन्होंने यहाँ से लिया था। अगर आप देखें तो इनको क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, और ये जो क्लास के बाहर है ना एक छोटी सी बोरी लगाकर बैठते थे और वहां से ये पढ़ते थे। सेकेंडली इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी शेयर किया है कि जैसे कि इनको बीइंग ऑफ लोअर कास्ट, माहर जाति की होने की वजह से इनको जो है पानी का जो नल है या पानी का जो मटका है उसको छूने की इजाजत नहीं थी। वहां पे पियन आता था और पियन इनको जो दूर से ना पानी फेंकता था, और ये जो थे दोनों हाथ करके अपना पानी पीते थे। तो और जिस दिन अगर बाय चांस पियन नहीं आता था तो दे ही यूज्ड टू गो थर्स्टी थ्रू आउट द डे। अब आप देखिए एक छोटे बच्चा है, गर्मी की हालत में पानी की तलाश कर रहा है। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने सही, इसकी वजह से इनकी जो पर्सनालिटी थी वो उन्होंने रियलाइज किया कि हमें भारत में हर तरह के लोगों को हर तरह की अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। तो इक्वालिटी पे जो इनका ध्यान है वो बचपन से ही इनका चला गया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये बचपन से ही बहुत जीनियस किस्म के बच्चे थे, बहुत आगे की सोच रखते थे। इस वजह से इनके जो एक टीचर थे अंबेडकर, उन्होंने इनको अपना नाम दिया क्योंकि ये दलित जाति होने की वजह से इनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फील होना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की अगर मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा तो हो सकता है कि मे बी इन सम ऑफ द यू नो थिंग्स, जब ये एडमिशन लेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लाइफ में तो इनको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा मेरी उसकी वजह से, सरनेम की वजह से। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम पे वो एक मराठी ब्राह्मण टीचर थे, और एक ऐसा भारत उस वक्त हम 47 से पहले की बात कर रहे हैं जबकि कास्ट सिस्टम जो था बहुत ज्यादा प्रेवलेंट। इन्होंने एल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि पिता की पेंशन बहुत कम थी और ये पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो ये अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही वाज नॉट एबल टू डू दैट। तो ऐसे में इनका जो है, मैं एक वाकया सुनाना चाहती हूँ, वो है दादा केलोस्कर साहब के साथ। दादा केलोस्कर एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने जो कि मुंबई में रहते थे। जब इनकी पूरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हुई तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, मुंबई उस वक्त एक सिटी एज ए डेवलप हो रहा था,
तो वहां पर इन्होंने रियलाइज किया कि भी बहुत शोर होता है, तो कई बार ये पार्क में जाके पढ़ते थे। तो दादा केलोस्कर साहब तकरीबन वही उसी पार्क से गुजरते थे और वो देखते थे कि एक छोटा बच्चा बहुत मन लगा के पार्क में पढ़ता है। तो उससे बातचीत होनी शुरू हुई, तो उन्होंने पूछा दादा केलोस्कर साहब ने कि बेटा आप लाइब्रेरी में जाके क्यों नहीं पढ़ते हो। तो बड़े इनोसेंटली उन्होंने कहा कि बीइंग अ लोअर कास्ट, मुझे लाइब्रेरी की बुक्स जो है या लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं बाहर ही बैठ के पढ़ता हूँ। तो ये बात उनके मन को छू गई। केलोस्कर साहब ने ही अपनी एक स्वरचित बुक जो कि बुद्ध के ऊपर थी, उन्होंने उस टाइम पे बाबा साहेब अम्बेडकर को दी, जिससे वो बहुत खुश हुए कि चलो मुझे एक किसी ने किताब दी है। किताबों का उनका बहुत शौक था, जो कि हम आगे भी देखने वाले हैं। अपने लाइफ टाइम में उन्होंने 35,000 बुक्स जो है अपने लाइब्रेरी में, संग्रहालय में जमा की थी। अगर हम दादा केलोस्कर की बात करें तो उन्होंने ही जो है जो यहाँ के हमारे राजा है, महाराजा ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ फैमिली से थे, इनकी मुलाकात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से करवाई। उस टाइम पे जो गायकवाड़ साहब थे, जो राजघराना था, वो एक स्कॉलरशिप निकालता था स्पेशली फॉर दलित स्टूडेंट्स जो कि आगे पढ़ना चाहते थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वो उत्तीर्ण की स्कॉलरशिप, और उस 1913 में उन्होंने भारत छोड़ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ने गए। 1913 में ही अनफॉर्चुनेटली उनके पिता का जो था देहांत हो गया था। अब ये जो स्कॉलरशिप थी ये 25 रुपए पर महीने की थी। हर महीने के इनको 25 रुपए मिलते थे, और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप जो है यहाँ पे आके बड़ौदा पब्लिक सर्विस में अपनी जो है सर्विसेज ज्वाइन करेंगे और अपनी जॉब यहाँ पर करेंगे। लेकिन ऐसा और 1917 में ये वापस भी आए, लेकिन जब ये भारत आए तो इनको बहुत ज्यादा जो है ना फिर से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो मानो आप कह लीजिए कि क्योंकि इंडिया का एक सोसाइटल स्ट्रक्चर से वो अलग हुए, जो लोअर कास्ट अपर कास्ट उन्होंने बचपन से देखा था, उससे जब वो एकदम अलग हुए तो उनकी पर्सनालिटी बहुत खिल के आई। जो उनका पढ़ाई में मन लगता था वो शायद बहुत ज्यादा डीप चले गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सब्जेक्ट्स में जो थी मेजर किया था और बहुत सारी थीसिस भी इस टाइम पीरियड पे लिख डाली थी। लेकिन व्हेन ही केम बैक टू 1917 तो उसी सोसाइटल स्ट्रक्चर में इनको फिर से आना पड़ा। एंड जब ये अपनी जॉब के लिए जिस भी शहर में इनको जॉब मिली थी, वहां पर इनके और इनके भाई को पूरी रात रुकने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं मिलती थी बिकॉज ऑफ लोअर कास्ट। खाना खाने के लिए भी इनको दिक्कतें आ रही थी। कई महीनों तक इन्होंने इस अपमान को झेला और उन्होंने कोशिश की कि मैं जो है अपनी उसको पूरी करूं, और उन्होंने बड़ौदा के जो महाराज हैं उनको लिखा भी कि मेरे साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है। लेकिन उन्होंने यही उचित समझा कि मैं इस वक्त यहाँ से रिजाइन कर दूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उस वक्त भी मन था कि मैं आगे और अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाऊं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यही सोचते हुए पहले वो मुंबई गए, और मुंबई में उन्होंने एक छोटे से कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एंड इकोनॉमिक्स में एज अ प्रोफेसर उन्होंने काम करना शुरू किया। अगेन थोड़ा सा भेदभाव उनको देखने को मिला, नॉट जस्ट इन स्टूडेंट्स बट प्रोफेसर्स में भी। स्टूडेंट्स एकदम अगेंस्ट हो गए क्योंकि वो अपर कास्ट के थे। तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए ये बहुत जीनियस इंसान है, ये बाहर से पढ़ के आए हैं, तो एक बार आप इनसे पढ़ के तो देखिए। और 3-4 दिन के बाद ही जो स्टूडेंट्स थे उनको रियलाइज हुआ कि ये कितने जीनियस टीचर है, प्रोफेसर है, और कितने ज्यादा स्किल्ड हैं कि उन्होंने हर चीज को बड़ी आसानी से समझा दिया। तो लेकिन फिर भी प्रोफेसर्स जो थे वहां पे, उन्होंने फिर भी उनके साथ भेदभाव जो था जारी रखा था। इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने यही सोचा कि इट इज बेटर कि मैं बाहर लंदन जाकर अपनी जो है पढ़ाई पूरी करूं। अगर मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बात करूं तो मोर देन 30 डिग्रीज उनके नाम पर है, 4-4 थीसिस उन्होंने लिखे हैं, एंड डबल डॉक्टरेट भी है वो। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पीएचडी की थी इकोनॉमिक्स में भारत से। तो ऐसे में उनको ना बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आती थी बाहर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से भी कि आप जो है हमारे जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कीजिए एज अ प्रोफेसर।
लेकिन बी आर अम्बेडकर जो थे एक सच्चे भारतीय थे, पेट्रियट थे, और वो चाहते थे कि मैंने इतनी एजुकेशन अटेन की है, तो मैं जो है भारत में ही इसका जो है अपना सर्विसेज दूं। दो उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, और ये आज के यूथ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भारत में, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, अगर आप देखेंगे तो बहुत से यूथ जो है अपनी एजुकेशन पूरी करके जब सर्विसेज की बात आती है, जॉब करने या बिजनेस करने की बात आती है, तो वो बाहर फॉरेन में ही जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में हमें सीखना चाहिए कि उस वक्त इतने एमिनेंट पर्सनालिटी, जिनको आई थिंक हर अपॉर्चुनिटी बाहर मिल सकती थी और शायद भारत से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, फिर भी उन्होंने भारत में ही रह के भारत के लोगों के लिए ही काम करना उचित समझा। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बैरिस्टर कंप्लीट की और भारत में एज अ लॉयर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, उनको लिखना और बोलना बहुत पसंद था, और उनके पास मोर देन 35,000 बुक्स थी, जिनका लाइब्रेरी में उन्होंने संग्रहालय बनाया हुआ था। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या लिखा उन्होंने बुक्स के बारे में। बुक्स तो उनकी बहुत है, बट वील बी फोकसिंग मेनली ऑन 2 or 3 बुक्स ओवर हियर। तो उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, यानी कि अगर आपका जो माइंड है फ्री है, उसी को हम असली आजादी कहेंगे। अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, हूवर शूद्रास, एंड पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने काफी सारी बुक्स जो है लिखी है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर वीजा, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म एंड थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये सारी बुक्स जो है बहुत ही ज्यादा जो है डीप नॉलेज के साथ आती हैं। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था, चाहे वो अपर कास्ट थी चाहे वो लोअर कास्ट थी। उन्होंने कहा कि हर तरह की फ्रीडम को पाने के लिए एजुकेशन इज द बेसिस ओवर हियर दैट वी नीड टू अटेन। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, अगर हम इस बुक की बात करेंगे तो देखिए, हिंदू धर्म में जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की एज बीइंग अ पर्सन ऑफ लोअर कास्ट, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उसी की वजह से उन्होंने अपने जितने भी जीवन के, यू कैन से दैट, विचार थे, वो इस बुक में प्रकट करने की कोशिश की उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि कास्ट सिस्टम, जो वर्ना सिस्टम है हिंदू रिलीजन का स्पेशली, वो एक अनवांटेड, आप कह सकते हैं, ऑर्गन की तरह है, जिसको अब हमें काट के फेंक देना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि आई वांट द पीपल ऑफ इंडिया टू बी इंडियंस फर्स्ट, इंडियंस लास्ट, एंड अल्टीमेटली ओनली बी द पीपल ऑफ इंडिया विदाउट एनी कास्ट और विदाउट एनी रिलीजन ऑल्सो। तो सिर्फ उनकी जो लड़ाई थी वो एक हिंदू धर्म से नहीं थी, उनकी लड़ाई जो थी वो समाज के उन वर्गों से थी, वो जो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, चाहे ये जेंडर के बेसिस पे थे, चाहे क्लास के बेसिस पे थे, चाहे रीजन के बेसिस पे थे, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे भी थे। तो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया बुक उन्होंने लिखी है, एंड एवरीबडी ऑफ अस, अगर हम कुछ समय निकाल सके तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। और उनका हमें रियलाइज होता है कि कितने लॉजिकल इंसान थे, और कैसे वो एक लॉजिकल तरीके से जो थे लोगों के सामने अपनी बातें लिखते थे। बुद्धा एंड हिज थम्मा, तो ये वाली जो बुक थी इनके अगेन मनोप्रांत पब्लिश हुई थी, एंड इसमें इन्होंने जो इनकी इंटरप्रिटेशंस ऑफ बुद्धिज्म थी कि कैसे हजारों साल पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ हिंदू रिलीजन में ही भारत की भूमि पे, जिसने ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस तो नहीं किया, बट देखा जरूर है।
क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुद्धा की, तो हजारों साल पहले जो जिस तरह की सोसाइटल स्ट्रक्चर था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन आज भी भारत के लोगों में प्रचलित है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे उसमें सिविलाइजेशन में या सोसाइटी में जो प्रोग्रेस आनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई है। और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम जो है अपनी मॉरल वैल्यूज को और एथिक्स को बढ़ा सकते हैं, और मिडल पाथ को फॉलो करते हुए उन्होंने इस बुक की संरचना की। और भी उन्होंने न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स लिखे। सबसे मेन जो उनका जर्नल था वो था मूक नायक, जो कि 1920 में इन्होंने लॉन्च किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बड़ौदा वापस आए थे, और उनको लग रहा था कि मैं यहीं भारत में ही रह के जो है अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा जो थे डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। तो उन्होंने एक अपनी वीकली पब्लिकेशन निकालने की कोशिश की, जिसका नाम था मूक नायक। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई लीडर महान बनने की कोशिश करता है, या फिर जो लीडर जो है अपना विजन आगे लोगों के आगे रखने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं समाज में या किसी ना किसी वर्ग से उनको ऑपोजिशन जरूर फील करना पड़ता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो मूक नायक के लिए जो थे अपना एक्सपेंसेस निकालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में कोल्हापुर के एक महाराज थे, शाहू महाराज, जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मदद की। उन्होंने फाइनेंशियल एड जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रोवाइड करवाया। नॉट जस्ट फाइनेंशियल एड, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन, आई वुड से, जिन्होंने बी आर अम्बेडकर की इस स्ट्रगल को जो है रियलाइज किया और उसको चेंज करने की कोशिश की। तो आप देखेंगे शाहू जी महाराज ने उस वक्त जो कि महाराज ऑफ कोल्हापुर थे, उन्होंने दलित कम्युनिटी को बुलाया और उनके को डिनर पे इनवाइट किया और उनके साथ खाना खाया। तो पूरा एक सर्कल बनाया उन्होंने दलित कम्युनिटी का, और उसके बीचों बीच उन्होंने महाराज ने बैठ के खाना खाया, सो दैट एक सोसाइटी में मैसेज जाए कि जो है कास्ट सिस्टम से हमें अब अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे भी कई लोग ऐसे थे जो कि इस सोच को अपना नहीं पाए, और अभी भी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उनको काफी डिस्क्रिमिनेशन का जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा। अगर मैं उनके एकेडमिक रिसर्च और थीसिस की बात करूं, तो सोसाइटी जो है उनकी हर यू कैन से प्रॉब्लम में जो भी उन्होंने अपने व्यूज रखे, वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रखे। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स और लॉजिक प्रोवाइड किया और जस्टिस प्रोवाइड किया। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो ब्रिटिश इंडिया है, भारत की जो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, भारत उस वक्त बहुत समृद्ध था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने अपना कॉलोनियल सिस्टम डालना शुरू किया। तो ऐसे में यू कुड सी दैट कि किस तरीके से लोगों को ऑप्रेस किया गया, ताकि ब्रिटिश जो है और ब्रिटिश जो है और रिच होते जाएं और प्रोग्रेसिव होते जाएं। तो इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडियंस एंड अदर कॉलोनियल कंट्रीज आल्सो। तो कैसे उसका जो है इम्पैक्ट, एक इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट एक सोसाइटल स्ट्रक्चर पे पड़ता है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें समझाया था। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हम बात करें, तो आज का एक बहुत ही वर्ड हम सुनते हैं, वो है फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट जो है एक रेवोल्यूशन टाइप ऑफ अ थिंग, एक आइडियोलॉजी है जो कि आज के लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन उस टाइम पे इफ यू सी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले ही बोल गए थे कि द मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस बाय विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो यानी कि वो जो थे वो हर सोसाइटी को उसी नापदंड से मापते थे जिससे उन्होंने अपनी जो औरतें हैं या फिर जो फीमेल्स हैं उनको किस कैटेगरी से रखा हुआ था। तो आप देखिए, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट हिंदू कोड बिल, जो कि अगेन जो आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा
टॉक ऑफ टाउन आप कह सकते हैं, बना हुआ है। तो उन्होंने 50s में ही बोला था, एंड वेरी स्ट्रांगली आई वुड से दैट कि इतना उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन था, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के ने उन पे काफी दबाव भी डाला था, फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस टाइम पे बोले थे कि हिंदी हिंदू कोड बिल हैज टू बी पास्ड, और इसमें जो औरतें हैं, औरत का जो दर्जा अभिलाषा, है। यस सर। Abhilasha, just a minute. हाँ Only जी। 10 minutes are left. ओके सर। Okay. Please. ठीक है सर। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन इन प्रॉपर्टी एंड मैरिज उन्होंने प्रोवाइड किया था। और यहाँ तक कि उन्होंने, आज जो हम अपने स्कूल्स में देखते हैं, इतना स्कूल्स में द गर्ल्स एजुकेशन इज बीइंग प्रमोटेड, दैट वाज आल्सो द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अदर देन कास्ट एनहाइलेशन, उन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी पे भी काम किया था, एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी क्रिएट किया था। मैम ऑडिबल नहीं है ऑडियो। Okay, ma'am. So he said, be educated, be organized, and be agitated. So डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है इस्टेब्लिश किया था। बहिष्कृत मीन्स द पीपल हु हैव बीन लेफ्ट आउटसाइड द सोसाइटी, और हितकारिणी मीन्स उनका जो अपलिफ्टमेंट था। इसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, जहाँ पे वो एजुकेशन, अगेन उनका जो मेन स्ट्रेस बार बार आता था वो था एजुकेशन पे। और वो चाहते थे कि एजुकेशन के थ्रू ही हम जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भारत में, वो हर वर्ग का कर सके। एक मेजर इंसिडेंट जो उनकी लाइफ में हुआ था वो था माहर सत्याग्रह इन 1927, जहाँ पे दलितों को जो पब्लिक टैंक पे पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहले व्यक्ति थे जो कि उस पब्लिक टैंक में सीढ़ियों से उतरे, और सबसे पहले उन्होंने उस पानी को पिया। तो इस सत्याग्रह को माहर सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो उन्होंने पॉलिटिक्स एज इट इज एज अ टूल ही इस्तेमाल किया था। ठीक है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इस्टेब्लिश की थी। तो जैसे कि सर ने भी बताया था कि 14 घंटे का जो वर्किंग आवर्स का टाइम था, उसको शॉर्टन अप करके उन्होंने 8 घंटे का टाइम किया था। तो थैंक्स टू आई थिंक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आजकल ऑफिस में 9 to 5 की जो जॉब है, वन ऑफ द बिगेस्ट key takeaways for Dr. B.R. Ambedkar is this only. देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर हम उनकी देखें, तो उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी, क्योंकि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे और बहुत ज़्यादा 11 लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट थे। तो ही वाज एबल टू हैव अ वेरी गुड कन्वर्सेशन ओवर हियर। बहुत ज़्यादा उन्होंने जो थे अपने इनपुट्स भी दिए थे ब्रिटिश सरकार को। अल्टीमेटली उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, जो कि विच वाज विड्रॉन विद पूना पैक्ट, जो कि गांधी जी के साथ हुआ था। Now, Dr. B.R. Ambedkar, he is the architect of Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो है, हम उनको फादर के नाम से भी जानते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, के एन राव उनको मदर एंड फादर बोथ ऑफ द इंडियन आर्किटेक्ट मानते हैं। अगर वो बात करें, तो उन्होंने अपना जो चुनाव जो था बॉम्बे से स्टार्ट किया था, लेकिन बॉम्बे में वो हार गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ही लेटर ऑन टुक अ सीट फ्रॉम बंगाल। लेकिन बंगाल जो था आफ्टर पार्टीशन वेंट टू द पाकिस्तान, एंड फिर अगेन ही अगेन फॉट फ्रॉम द बॉम्बे सीट ओवर देयर। अगर हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इक्वालिटी एंड लिबर्टी जो है, जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, दीज वर ऑल द ब्रेन चाइल्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड आर्टिकल 370, जिसका 2019 में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया था, उसको भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है अपोज किया था। एंड बिकॉज ऑफ पूना पैक्ट जो था, जो हमारे भारतीय सिस्टम में रिजर्वेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 332 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।
Dr. B.R. Ambedkar also played a very prominent role in the Reserve Bank of India, क्योंकि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो थी और जो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट थी वो उन्हीं की रिकमेंडेशन पर हुई थी. अब everybody is ready, I think. Can we have a small quiz on Dr. B.R. Ambedkar? Yes, ma'am. Yes, so you can Yes, all ma'am. give your inputs in the chat over there and write ABCD. So सबसे पहले simple question, where was Dr. B.R. Ambedkar born? Yes, very He, good. ma'am. So yes, so the correct answer over here is Mahu, Madhya Pradesh. Okay. So which movement did Dr. B.R. Ambedkar lead to secure the right to water for Dalits? Very good. So, yes. So this is Mahar Satyagrah over here that we are talking about. तो मुझे लग रहा है बहुत ध्यान से सबने सुना है इस प्रेजेंटेशन को और सब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं या फिर सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत बड़े फैन हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स वाज नॉट लॉन्च्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो कौन सी उन्होंने नहीं स्टार्ट की थी? तो हमने कुछ तो बातें की थी कि उन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था, लेकिन कौन सी स्टार्ट नहीं की थी वो हम नहीं छू पाए थे. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ओके बी डी. तो एक दो डी आ रहे हैं एंड द डी इज द करेक्ट आंसर. सरस्वती उन्होंने नहीं स्टार्ट की थी. मूक Yeah, नायक. that is start by Dayanand ji. यस यस. तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत इनकी मैगजीन्स थी. हाँ जी. तो अब एक और प्रश्न. हु प्रोवाइडेड अ स्कॉलरशिप टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर हिज स्टडीज अब्रॉड? ओके, वेरी गुड. तो मैं कुछ देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स भी कुछ इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं. तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज महाराजा ऑफ बड़ौदा ओवर हियर. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी and I'll stop sharing my screen now over here. Thank you, ma'am. It's a great session. हाँ जी sir. Thank you so much sir for the opportunity and I hope everybody really enjoyed and realized the importance of Dr. B.R. Ambedkar in Yes, their ma'am. life. Yes. Thank you very much. It was indeed very interesting. And actually, due to some communication gap, this was the free version of Zoom which was used. So the time became short. Although we are also having paid version, but I don't know what happened to our technician. But anyhow, thank you very much. It was very interesting. And thank you all teachers who have joined us. And I'm looking to, there are certain students also. So thank you very much. All of you. Thank you, God bless sir. you. Thank you for the Thank great you. opportunity. Thank you, sir. Thank you, Abhilasha. Thank you, Oh, ma'am. super, Thank super, you, sir. super. Thank you, sir. Thank you.